हाँ, जो छोटे बच्चे हैं वो भी आगे के बैठ जाए, बड़े वालों को बैठने का मौका मिल जाए। आप लोग भी अगर हो सके तो सामने आ जाए। बात की शुरुआत करते हैं। बिल गेट्स ने एक बयान किया था, ये बयान बहुत पुराना है उसका। उसने ये कहा था कि हम वैक्सीन से दुनिया की आबादी को 15% कम कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं। बिल गेट वो आदमी है जो दुनिया का 18 साल तक लगातार नंबर 1 पैसे वाला था। वो आदमी ये कह रहा है कि हम वैक्सीन से दुनिया की आबादी को 15% कम कर सकते हैं। दुनिया में 800 करोड़ लोग रहते हैं और 15% का मतलब होता है 120 करोड़, यानी कि 100 करोड़ से लेकर के 120 करोड़ लोगों तक की आबादी को कम किया जा सकता है वैक्सीन से। और इस चीज की योजना आज से नहीं चल रही है, कई दशकों से चल रही है। 2009 में स्वाइन फ्लू आया था, वो भी स्कैम का हिस्सा है। सार्स वायरस आया था, वो भी स्कैम का हिस्सा है। एक मर्स नाम की बीमारी थी, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो मिडल ईस्ट में आई थी, वो भी स्कैम का हिस्सा है। ये बहुत लंबे समय से चल रहे हैं। 2015 से प्लानिंग करते करते 2019 में 18 अक्टूबर 2019 अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग को बिल गेट्स अपनी बात वहां रखता है और उस मीटिंग को जो ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें से एक है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, दूसरा था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और तीसरा था जॉन हॉपकिंस सेंटर ऑफ द हेल्थ सिक्योरिटी। ये तीनों अमेरिका की संस्था है। 18 अक्टूबर 2019 को किसी को पता नहीं था, देश में किसी को पता नहीं था कि कोई कोरोना नाम की महामारी आने वाली है। अच्छा, कोई महामारी आती है तो क्या किसी को पहले पता चल सकता है कि कल 2-4 दिन बाद 10 दिन बाद महामारी आने वाली है? ये दुनिया में कोई नहीं जान सकता। लेकिन बिल गेट्स ने कहा था अक्टूबर 2019 में कि दुनिया में अगली जो महामारी आएगी, जो अगला जो डिस्ट्रक्शन होगा, अगला जो नुकसान होगा, जिसमें लोग मारे जाएंगे, वो एटम बम से नहीं होगा, वो कोरोना वायरस से होगा। जब किसी को पता ही नहीं था कि महामारी आई है, जब कोई बात ही नहीं थी, सबसे पहले आपको चीन के अंदर ये बात सुनने को मिली। तो चीन में जब बीमारी आई उससे 1-2 महीने पहले ही उन लोगों ने माहौल बनाना शुरू कर दिया। और उस मीटिंग में बड़े बड़े मीडिया वाले थे, बड़े बड़े होटल वाले थे, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के लोग थे। और उस मीटिंग में यह बताया गया कि एक महामारी आने वाली है और हम लोग को महामारी आएगी तो कैसे निपटेंगे उससे। तो उसमें तय किया गया कि जब महामारी आएगी तो हम दुनिया में लॉकडाउन लगाएंगे, जब महामारी आएगी तो हम मास्क लगाएंगे, जब महामारी आएगी तो हम पीपीई किट पहनाएंगे। उस प्रकार से महामारी का पूरा एक एक्सरसाइज किया गया। इसको होता था कि पैंडेमिक एक्सरसाइज, यानी कि आने से पहले हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी कि कहीं कुछ होने वाला है ये पहले ही बता देते हैं। डेल्टा वेरिएंट आने वाला है ये पहले बता दिया, ओमिक्रॉन आने वाला है पहले बता दिया, कोविड-19 आने वाला है पहले बता दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी देश से बोल रहे हैं कि अगला वेरिएंट आने वाला है, वो पहले बता दिया। बात किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं हो रही है, आप ये मत सोचिए किसी पॉलिटिकल पार्टी की हो रही है। राजस्थान में चाहे अशोक गहलोत हो, वहां बड़ा अत्याचार बचा हुआ है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल बड़ा अत्याचार मचा रखा है, हरियाणा में आपके खट्टर साहब मचा रखा है। तो हम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम आपको वास्तविक स्थिति की जानकारी देने के लिए आए हैं। आप इस जानकारी को इकट्ठी कीजिए, अलग अलग सोर्सेस से चेक कीजिए, क्रॉस वेरीफाई कीजिए कि भाई ये जानकारी सही है या नहीं है। उसके बाद आप अपना कोई फैसला ले सकते हैं। मलेशिया के प्रधानमंत्री ने 2015 में घोषणा कर दी थी कि पूरी दुनिया के लोग मिल करके पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगाएंगे, पूरी दुनिया में उद्योग धंधे बंद करेंगे, पूरी दुनिया में व्यापार ठप करेंगे। यह उनका गुलामी का षड्यंत्र है, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से हो रहा है।
80 नैनोमीटर साइज होती है, और जो मास्क का छेद जो होता है वो होता है 800 नैनोमीटर। यानी कि आपका गेट है, मैंने बोल दिया भैया ये गेट जो है, यहाँ पर एक गेट लगा दिया मैंने, अब ये गेट खुला हुआ है, मैंने बोला इसमें से आदमी नहीं जा सकता, इसमें 10 आदमी निकल रहे। जो मास्क की जो साइज है, पोर्ट साइज समझते हैं, छेद जो है वो 800 नैनोमीटर का है, और जो कोरोना वायरस है वो 80 नैनोमीटर का है। तो एक छेद में से 10, 20, 50 वायरस आराम जा सकते हैं, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मास्क से आपका कोई इंफेक्शन रुकेगा, कोई कोरोना रुकेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो छेद बहुत बड़ा है। तो फिर बात क्या है, फिर मास्क क्यों लगवाया जा रहा है? मास्क इसलिए लगवाया जा रहा है कि जब आप मास्क लगाते हैं तो आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाती है, आपके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है। जैसे आपने मास्क लगाया, आपको कोई भी बीमारी है वो मास्क से टकराएगी और वापस आपके शरीर के अंदर जाएगी, तो तमाम तरह की बीमारी वो आपको बढ़ेगी। साथ में मास्क से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, ऑक्सीजन कम होगा। ऑक्सीजन कम होने से बॉडी में कैंसर होता है। जिसने ज्यादा मास्क लगाया है उन सबको भविष्य में लंग से संबंधित कैंसर हो सकता है, होने की संभावना ज्यादा है। 2 मिनट में बता दूं, मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूं, और दिल्ली में प्रैक्टिस करते हुए ने पीपीई किट लगाया, नहीं मास्क लगाया, बगैर मास्क के मैंने पेशेंट देखे हैं पहले दिन से। जब इतने लोग डरे हुए थे, इतना डरा लोग डॉक्टर्स पीपीई किट पहनते थे। जो पीपीई किट पहनते हैं वो पीपीई किट पहनने की वजह से मरते हैं, खासतौर से गर्मी के मौसम में पीपीई किट पहनते हैं। अब सवाल ये है कि मास्क फिर आपको क्यों बनाया गया? मास्क इसलिए बनाया गया कि एक माहौल बनाया जा सके, डर का माहौल, दहशत का माहौल। 10 लोग मास्क पहन के निकलेंगे तो बाकी लोग डर जाएंगे, कोई बात नहीं है, कोई मैटर है। तो बाकी लोगों को डराने के लिए, एक दहशत बनाने के लिए आपको मास्क बनाया गया। दूसरा इसलिए बनाया गया कि आपकी इम्यूनिटी कम हो जाए, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाए, आपकी रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता कम हो जाए। आपको ऑक्सीजन कम मिले तो आप बीमार पड़ेंगे, आप बीमार पड़ेंगे तो आपका टेस्ट होगा, और टेस्ट के साथ इस टेस्ट का हमारा सबूत है, ये सबूत में आपके साथ में इस टेस्ट का सबूत है। ये टेस्ट कोरोना वायरस कब आया? बताइए कब आया? कब आया आपको बताएगा? 19 में 20 में, है ना? 19 के दिसंबर की बात कर रही है, यानी कि मोटा मोटा 20 में आया। तो जो बीमारी 19-20 में आई, उसका डायग्नोस्टिक किट, उसकी जांच करने की किट क्या 2018 में आ सकती है? क्या 17 में आ सकती है? क्या 16 में आ सकती है? यह हमारे पास सबूत है। कई सरकारों ने, भारत सरकार भी शामिल है उसके अंदर, कई सरकारों ने उसके डायग्नोस्टिक किट, वो जांच करने की जो किट होती है, वो किट 2017 में ली है, 18 में ली है, 19 में ली है। बीमारी आपके दिसंबर 19 में आती है, बीमारी आपके जनवरी फरवरी 20 में आती है, उसके जांच करने का किट और बाकी सारे सामान जिसमें आपके ऑक्सीमीटर वगैरह, वो सब आपने 16 में ले लिया, 17 में ले लिया, 18 में ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पहले से ही योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया है कि लोगों को किस प्रकार से मुक्त बनाना है, किस प्रकार से लोगों के साथ विश्वास प्राप्त करना है। एक टेस्ट जो बताया था कि आरटीपीसीआर टेस्ट, जिसकी बिना बताया टेस्ट किट जो लिया था, इसको हम लोग कहते हैं कि नॉन स्पेसिफिक टेस्ट। नॉन स्पेसिफिक मतलब क्या होगा? जैसे कि आपको सर्दी जुकाम खांसी हुआ तो उसके बहुत सारे कारण हैं। उसमें हो सकता है इन्फ्लुएंजा ए, हो सकता है इन्फ्लुएंजा बी, हो सकता है इन्फ्लुएंजा सी, हो सकता है आरएसवी वायरस, हो सकता है न्यूमोथोरैक्स वायरस, निमोनिया वायरस, बहुत सारे वायरस होते हैं जिसकी वजह से आपको सर्दी खांसी जुकाम हो सकता है। उसमें से एक कोरोना वायरस भी हो सकता है। लेकिन ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट स्पेसिफिक कोरोना के लिए नहीं है। यानी कि आपको जुकाम चाहे आरएसवी वायरस से हो, चाहे इन्फ्लुएंजा से हो, चाहे ए से हो, चाहे बी से हो, चाहे सी से हो, ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा। इसको हम कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव 2% से लेकर 80% है। मतलब समझ में आप आपको फॉल्स पॉजिटिव? फॉल्स पॉजिटिव का मतलब यह हुआ कि आपको कोरोना नहीं है, फिर भी आपका टेस्ट पॉजिटिव आएगा। ये 80% लोगों के अंदर है। तो पहले तो आपको बीमार किया गया मास्क के नाम से,
बीमार हुए, हॉस्पिटल गए, वहां का टेस्ट हुआ और टेस्ट तो पॉजिटिव आना ही है, 10 में से 8 तो पॉजिटिव आएंगे। जैसे पॉजिटिव आएंगे आपको अलग से आइसोलेट कर दिया गया, आपको किसी से मिलने का अधिकार नहीं दिया गया, आपका घर परिवार का व्यक्ति नहीं मिल सकता, अंदर लोगों को पानी मिला नहीं मिला, क्या पता पानी नहीं पीने के वजह से लोग मर गए आपके घर वाले, क्या पता उनको खाना नहीं दिया गया, नर्सिंग स्टाफ अगर दूर से बात कर रहा है, डॉक्टर का दूर से बात कर रहा है, पेशेंट को हाथ नहीं लगा रहा है तो पेशेंट को वैसे मर जाए, चाहे वो किसी भी बीमारी का पेशेंट हो। और यदि आप मास्क लगा रहे हैं तो श्वास संबंधी बीमारी है, सबसे अधिक बीमारी श्वास की होती है, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे वो सीओपीडी हो, चाहे वो ब्रोंकाइटिस हो, चाहे वो न्यूमोनिया हो, चाहे न्यूमोथोरेक्स हो, चाहे फ्लोरिफिकेशन हो, चाहे लंग मास हो, चाहे लंग सिस्ट हो, चाहे और कोई भी हो, ये अधिकतर लंग्स की बीमारी ज्यादा होती है। और जैसे आप मास्क लगाते हैं आपकी इम्यूनिटी डाउन होती है और इस प्रकार की तकलीफें आपको बढ़ने शुरू हो जाती है। अब आपसे कहा जाए सोशल डिस्टेंसिंग रहो, 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी। अभी आप पास बैठे हैं तो आप आराम लग रहा है, एक दूसरे के साथ संपर्क का आपको अच्छा लगता है। जब आप दूर बैठेंगे सब लोग गले हो जाएंगे, एक दूसरे से डर लगेंगे, तो आपको दूर बैठाने का असली जो उद्देश्य था ताकि आदमी दूर रहे, आदमी बात नहीं कर सकते। अगर सरकार कहेगी कि जहां गैदरिंग होगी वहां इन्फेक्शन होगा, लेकिन जहां आप लोग गैदरिंग करेंगे वहां पर इन्फेक्शन नहीं होगा, तो सरकार की पोल खुल जाएगी। अभी आपने किसान आंदोलन में क्या देखा, किसान आंदोलन में एक साथ लाखों किसान बैठे हुए थे, लेकिन कोई नहीं मरा कोरोना से। जब किसान आंदोलन में पास लाखों लोग बैठे हुए थे तो कोई नहीं मरा। तो ये 2 गज की दूरी किसके लिए, ये सिर्फ आपके लिए साइकोलॉजिकल वार करने के लिए, इसको बोलते हैं फियर मॉन्गरिंग। फियर मॉन्गरिंग मतलब डर का व्यापार, पहले डर पैदा करो और किसी चीज का मार्केट पैदा करो और वो चीज बेचो। आप देखेंगे कि सरकार जब कोरोना आया था तो अखबार में बड़े हेडिंग्स आती थी कि भाई ये क्या चीज है, कैसे फैलता है, ये कितनी देर से फैलता है, ये धरती से फैलता है, कांच में फैलेगा, प्लास्टिक में फैलेगा, कौन सी कितनी जगह ये स्टेबल रहता है। और लास्ट में 2 लाइन लिखी होती थी कि भाई अभी तक वैक्सीन नहीं आया। रोज अखबार में आता था, रोज अखबार में नई बातें आती थी और लास्ट में 2 लाइन वैक्सीन नहीं आया, वैक्सीन नहीं आया, वैक्सीन नहीं आया। तो जो वैक्सीन इंडस्ट्री है, ये जो वैक्सीन माफिया है, ये इस षड्यंत्र के अंदर शामिल है, पूरा आपका मीडिया इस षड्यंत्र के अंदर शामिल है और बहुत सारे पर्सन जो है आपको क्लियर लेकर चुका। जब ये नई बात हुई तो WHO ने प्रोटोकॉल जारी किया, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, यानी कि WHO ने कहा कि जो भी कोरोना पॉजिटिव आ रहा है उसका यही ट्रीटमेंट करना है। और सरकार ने एक नई गाइडलाइंस दे दी है कि जो कोरोना पॉजिटिव आ गया है उसको एक कोरोना मान दिया जाएगा, चाहे वो 80% फाल्स हो, 80% झूठा हो। और दूसरा, सरकार ने यह गाइडलाइंस जारी की कि अगर आपका कोरोना नेगेटिव आया है लेकिन आपको सर्दी जुकाम खांसी है तो भी आपको कोरोना मान लिया जाएगा, तभी भी आप कोरोना के पेशेंट हैं। और उसके बाद में खतरनाक दवाइयों का ट्रायल शुरू किया जाएगा। वो जो दवाइयों का ट्रायल शुरू किया गया था उसमें 4-5 दवाई मेन थी। एक थी रेमडेसिविर। रेमडेसिविर ऐसी दवाई है जो हार्ट फेल करती है, किडनी फेल करती है, लिवर फेल करती है, पूरे इसोफेजियल सिस्टम को, पूरे आंतों को डैमेज कर देती है। रेमडेसिविर ऐसी दवाई है जिससे सुसाइडल थॉट्स बढ़ते हैं, यानी कि आत्महत्या करने की इच्छा पैदा होती है। और बहुत सारे लोगों को जिनको रेमडेसिविर दी गई थी बाद में हॉस्पिटल से कूद के लोगों ने आत्महत्या की। वो आत्महत्या का कारण कोरोना नहीं था, वो आत्महत्या का कारण रेमडेसिविर था जिसको WHO ने लागू किया था। ये WHO इस षड्यंत्र के अंदर मुख्य भूमिका है। एक ड्रग थी लोपिनाविर, ये ड्रग्स दी जाती है एड्स के अंदर। अब बताइए एड्स की दवाई कैसे क्या संबंध है? वो भी खतरनाक साइड इफेक्ट होती है, उससे आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। एक दवाई थी इंटरफेरोन बीटा 1, वो भी आपके इंटरफेरोन बीटा 1 ऐसी दवाई है कि 100 दवाई एक तरफ, उसके साइड इफेक्ट एक तरफ और एक दवाई के साइड इफेक्ट एक तरफ। यानी कि इंटरफेरोन बीटा 1 के साइड इफेक्ट ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है जो किसी दवाई में होता हो इसका नहीं होता। ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटल दवाई है, मनुष्य में यूज नहीं की जाती है, बहुत रेयर कोई बात होती है तो उसको यूज करते हैं। इसी दौर में एक दवाई थी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को अगर ज्यादा मात्रा में दे दी जाए तो हार्ट को ब्लॉक कर देती है, अचानक से हार्ट रुक जाता है अगर आपने ज्यादा मात्रा में दी, थोड़ी बहुत 1-2 दिन। तो सरकार ने क्या किया, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की डोज बढ़ा दी, 2 गोली 2 गोली शाम को। कई डॉक्टर्स ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खाई, प्रोफिलैक्सिस
यानी बचने के लिए, और उसमें से कहीं की मौत हो। हमारे पास पूरी लिस्ट है, ये मैंने पूरी बुक लिखी है कोरोना पैंडेमिक स्कैंडल। इस बुक के अंदर मैंने कई सारे रेफरेंस भी दिए हैं कि किस प्रकार से कौन कौन डॉक्टर कहां मारे गए। वैक्सीन से कितने लोग मरे, वैक्सीन से लाखों लोग मरे हैं। अभी एक टेलीग्राम पे हम लोगों ने ग्रुप बनाया है, उसमें 1,72,000 लोग जुड़ चुके हैं। वैक्सीन इंजरी ग्रुप है, लेकिन जिस व्यक्ति को वैक्सीन से इंजरी हुई है, वैक्सीन से कोई समस्या हुई है, वो उस ग्रुप में जुड़ेगा। अभी लोगों को पता नहीं है, अभी 1,72,000 तो अभी इसमें स्वीकृत हो चुके हैं। जब ये पहली वेव आई और जब इन लोगों ने दूसरी वेव की जो बात शुरुआत की, तो लोगों को स्टोरेज दिए गए। स्टोरेज क्या करता है? स्टोरेज अगर आप ज्यादा संख्या में देंगे, ज्यादा मात्रा में देंगे, तो स्टोरेज से आपकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है और आपको ब्लैक फंगस हो जाता है। तो जो ब्लैक फंगस की जो बात की थी कि डेल्टा वेरिएंट की वजह से हो रहा है, ये ब्लैक फंगस डेल्टा से नहीं हो रहा है। ये ब्लैक फंगस हो रहा था जो स्टेरॉइड दी गई थी। लोगों को इतनी स्टेरॉइड खिलाई है, लोगों ने मेडिकल स्टोर से खरीद के स्टेरॉइड खाई है, और डॉक्टर्स ने बहुत स्टोरी लिखी। डॉक्टर्स को अपना बोले कब क्या करें, सरकार की गाइडेंस है कि कोरोना का पेशेंट आएगा तो यही दवाई देनी है। तो स्टोरी की वजह से ब्लैक फंगस मिला। अब आपके पास कहते हैं कि एक टेस्ट है इनके पास, आरटीपीसीआर टेस्ट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। इस टेस्ट को जिस व्यक्ति ने आविष्कार किया था उसका नाम है कैरी मुरिस। कैरी मुरिस ने कहा है कि यह टेस्ट मनुष्यों में नहीं किया जाना चाहिए। यह टेस्ट सिर्फ लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट के लिए है, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए नहीं है। इस टेस्ट से यह नहीं पता लगा सकते कि बीमारी है या नहीं है। उसी टेस्ट को आधार बना करके लोगों को क्वारंटाइन कर रहे हैं, लोगों को आइसोलेशन कर रहे हैं। उसी टेस्ट को आधार बना के बोल रहे हैं इसको ओमिक्रॉन हो गया है, इसको डेल्टा हो गया है, जबकि ये टेस्ट आपका ओमिक्रॉन, डेल्टा, कोविड-19, कोरोना, नॉर्मल फ्लू, इन्फ्लुएंजा किसी के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। एक स्वाइन फ्लू नाम की बीमारी आई थी 2009 के अंदर। तब गांव में ये इतनी बात नहीं हुई थी, कुछ शहरों में हुई थी, पुणे में फैली थी और अमेरिका में थी। स्वाइन फ्लू को भी इसी पैंडेमिक स्कैंडल के अंतर्गत रखा जाता है। बाद में इसकी जांच हुई, यूरोप में एक कमेटी बनी PACE, पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी ऑफ यूरोप। इस कमेटी ने जांच की कि भाई ये जो आप बता रहे हैं स्वाइन फ्लू बीमारी है, ये महामारी फैल रही है, क्या वास्तव में महामारी थी? तो उसकी रिपोर्ट आई जांच कमेटी की। जांच कमेटी ने बताया कि ये स्वाइन फ्लू जो है फार्मा इंडस्ट्री, साइंटिस्ट, WHO के, मीडिया कंपनी, इनकी मिलीजुली साजिश थी, ये कोई महामारी नहीं थी। ये आप अगर आप लोग समझते हैं, आप सर्च कर सकते हैं PACE, पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी ऑफ यूरोप। ये किस प्रकार से षड्यंत्र चलेगा मैं आगे बताऊंगा। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, किस प्रकार से जीवन आ जाएगा, किस प्रकार से खेती की जमीन को हड़पा जाएगा। थोड़ा सा आज की बात लंबी हो सकती है। अब आप लोगों को बंद कर दिया घरों के अंदर, नाइट कर्फ्यू लगा दिया। अच्छा बताओ, कोई ऐसा वायरस होता है जो रात को ज्यादा फैलता है और दिन में लोग गला घूम रहे हैं, अगर फैलेगा तो दिन में फैलेगा, रात को तो 90% लोग सोते ही हैं। नाइट कर्फ्यू 7 को इवनिंग के अंदर बंद, स्कूलें बंद, स्कूलें खुली रहेगी तो बच्चे स्कूल आएंगे, बच्चे बीमार नहीं होंगे तो अपना पोल खुल जाएगी। तो उस पोल को रोकने के लिए 7 में जब नाइट कर्फ्यू लगाया तो नाइट में इनके काम चलते रहे। जगह जगह 5G टावर लगाए, जगह जगह 5G टावर। ये 5G टावर जो लगाए जा रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा गेम है। आप देखिए ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन चीजों को समझने की आवश्यकता सिर्फ 2 मिनट बोलूंगा इसके बारे में। सब चीज का रोबोट तैयार हो गया है, फैक्ट्री में काम करने वाला रोबोट तैयार हो गया है, पुलिस में काम करने वाला रोबोट तैयार हो गया है, सैनिक लड़ने वाला रोबोट तैयार हो गया है, और तो और पत्थर का रोबोट तैयार हो गया है। जो अमेरिका का थिंक टैंक है उसका यह कहना है कि जो पत्रकार है 90% पत्रकार अगले कुछ सालों में बेरोजगार होने वाला है। क्यों? रोबोट्स अपने आप रिपोर्ट बनाएगा, अपने आप न्यूज छापेगा, अपने आप प्रिंट कर देगा। अमेरिका में सैनिकों के लिए रोबोट
शुरू हो गई, रोबोट ही करेंगे, इंसान नहीं करेगा। वहां पर मशीन बना दी है, मशीन के हाथ में पिस्तौल रिवॉल्वर दे दिए हैं, वही करेंगे। तो इंसान की आवश्यकता क्या रही? अब इंसान क्या करेगा? हर काम मशीन करेगा। तो इनको लगता है कि इंसान धरती पर बोझ है। ये कहते हैं कि इंसान कार्बोहाइड्रेट में बढ़ा रहा, इंसान जो है दुनिया में गर्मी बढ़ा रहा है, तो इंसान की संख्या को कम किया है। तो कम करने के लिए तरह तरह की चीजें आई है। वैक्सीन भी उसी में से एक हिस्सा है जो आपको पॉपुलेशन को कम करने के एक षड्यंत्र के तहत लाया गया है। अब मैं इस वैक्सीन के साथ इफेक्ट बताता हूं। 15 साल की एक लड़की मुंबई घाटकोपर में हार्ट अटैक से मर गई। क्या आपने कभी सुना है कि 15 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आता है? किसने सुना है? कोई बोल सकता है कि 15 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आता है? ऐसे हार्ट अटैक हमारे पास पूरी लिस्ट है। ये तो मैंने आपको एक बताया है, सैकड़ों बच्चों को वैक्सीन लगाने के बाद हार्ट अटैक आया है। बच्चे वैक्सीन लगा करके हार्ट अटैक से मर रहे हैं। बच्चों में मायोकार्डाइटिस हो रहा है। मायोकार्डाइटिस क्या होता है? दिल का इन्फ्लेमेशन। वो क्या होता है? दिल में सूजन हो जाती है, दिल सूज के बड़ा हो जाता है। अगर दिल ही सूज गया, दिल ही काम नहीं कर रहा है, तो फिर आप तो आएगी ऑगस्ट तो वैसे भी धीरे बंद हो जाएगी। वैक्सीन की वजह से लोगों में पैरालिसिस हो रहा है। वैक्सीन की वजह से लोगों में अंधता आ रही है। वैक्सीन की वजह से एबॉर्शंस हो गए। फाइजर कंपनी पे केस हुए हैं। फाइजर कंपनी का वैक्सीन जिस प्रेग्नेंट महिला ने लिया है, 100% उन महिलाओं का एबॉर्शन हुआ है। 100%। ये अमेरिका की खबर है, क्योंकि वहां पर हर चीज का रिकॉर्ड हो रहा है। हमारे यहाँ रिकॉर्ड नहीं हो रहा है वैक्सीन लगाने के बाद इसका कितना साइड इफेक्ट था। अभी कोई बाइक में बताया कि 3-4 लोग दिखाना मुझे आप जाएगी। सैकड़ों हमारे पास है। आपके आसपास की फोन बताता हूँ। ये मीना शर्मा है। ये चंडीगढ़ जब हम लोग गए थे तो ये खुद आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता है। इसने बताया कि वैक्सीन लेने के बाद उसकी आंखें लगातार कमजोर हो गई है। अब वो बिल्कुल अंतिम होने की स्थिति में मुश्किल से दिखता है उसको। आपके एक मोहित है, मोहित सदम नरेश शर्मा, वैक्सीन लगाने के 3 घंटे के अंदर इसकी मौत हो गई। आपके सतपाल सिंह सदम फूल सिंह, ये वैक्सीन लगाई और तो उसके बाद तबियत लगातार खराब होती गई, उसका डेथ हो गई। इसी क्रम में हमारे पास कम से कम 1,72,000 डेटा है हमारे पास, जो हमारे पास है। ये डेटा सरकार का इकट्ठा करे, हमारे पास सब डेटा नहीं आता। तो वैक्सीन जिस चीज को लगवाई है सबको साइड इफेक्ट थोड़ा कम ज्यादा होगा। किसी को गंभीर होगा, जो गंभीर होगा उसकी अचानक मृत्यु भी हो सकती है। ये इसका नंबर आता है। अच्छा, मान लीजिए दिवाली पे मान लिया सरकार के नियम में मान लिया, अब किसी की वैक्सीन लगवाने की इच्छा है, लगवा लो भाई। देखिए, जिसकी नहीं लगवाने की इच्छा है उसको तो मत करो। पर बात आपने बोल दिया कि भैया आप मेट्रो में नहीं जा सकते, अगर आपके पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं है। आपने बोल दिया कि मुंबई लोकल ट्रेन में आप नहीं बैठ सकते। आपने बोल दिया कि आप ट्रेन में नहीं बैठ सकते, बस में नहीं बैठ सकते, आप फ्लाइट नहीं जा सकते। आपने बोल दिया कि आपका राशन नहीं मिलेगा आपको। तो ये तो आपको फोर्स किया जा रहा है ना किसी चीज को लेने के लिए। आपकी इच्छा है, हमारी बात सुनने के बावजूद आपकी इच्छा है लेने की, तो आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसकी इच्छा नहीं है वो वैक्सीन क्यों है? हम लोगों ने मास्क जलाओ, मास्क की होली हम लोगों ने 1 साल पहले किया था, अभियान चला था हम लोगों ने। पूरे देश में कई राज्यों में अभियान चला था। आज मैं आप लोग साथ देकर आज मास्क और वैक्सीन की होली हम यहाँ जला के जाएंगे आपके सहयोग से। एक बनी है ID 2020। एक ID 2020 वेस्टर्न कंट्री की एक साजिश है। उसमें ये कह रहा है कि हर बंदे का एक डिजिटल ID होना चाहिए। इसी क्रम में सरकार ने बोला कि एक डिजिटल हेल्थ सिस्टम बनेगा। उसमें सरकार के पास सब रिकॉर्ड रहेंगे। वो सारे रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं होंगे, एक प्राइवेट कंपनी के पास होते हैं। एक प्राइवेट कंपनी आपका सारा डेटा इकट्ठा करके रखी है। जब चाहे उस डेटा के साथ मैनिपुलेशन किया जा सकता है। अब जो वैक्सीन लगवा रहे हैं, वैक्सीन के बाद में क्या स्थिति आएगी कि आपके शरीर में एक दाने के बराबर चिप लगाई जाएगी। उस चिप के माध्यम से सारे काम उस चिप से होंगे। और जितने भी नोट है, ये नोटबंदी दोबारा आने वाली है। दोबारा आकर के नोटों को समाप्त किया जाएगा। सारा पेमेंट मोबाइल से करो, डिजिटल से, या फिर आपके हाथ में चिप लगी होगी, उस चिप से पेमेंट करना है।
तो होगा क्या कि जैसे ही आपका मोबाइल सिस्टम है, आपका मोबाइल सिस्टम जब चाहे वो डीएक्टिवेट कर सकते हैं। आपका सिम कॉल है, ऐसे आपका चावल के खाने के बराबर आपका एक इम्प्लांट होगा, उसको जब चाहेंगे वो डीएक्टिवेट कर देंगे। आपके खाते में 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, वो किसी काम के नहीं। अगर आप कुछ लेने जाओगे तो आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। जो कुछ है वो उस चिप के माध्यम से और मोबाइल के माध्यम से, और दोनों उनके हाथों में है। ये इस प्रकार से कंट्रोल करके वैश्विक गुलामी का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा है। आपने सुना होगा कई मुख्यमंत्री ने कहा है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, प्रधानमंत्री जी ने कहा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब ये तो बता दो कि भाई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है क्या। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मतलब कि आपका माइंड कंट्रोल, आपका बिहेवियर कंट्रोल, आपका मनी कंट्रोल। ये कैसा होगा? आपका मनी कंट्रोल हो जाएगा आपके डिजिटल करेंसी से। सब कुछ करेंगे मोबाइल से पेमेंट करेंगे, या आपके हाथ में चिप लगी होगी उस चिप से पेमेंट करेंगे। तो उससे आपका हो गया पूरा मनी कंट्रोल हो गया है। माइंड कंट्रोल के लिए लोगों ने मीडिया को छोड़ रखा है। अखबारों के अंदर, टीवी के अंदर डेली वही खबर चल रही, आप देख देख के पागल हो जाओगे। खासतौर से कोरोना से वो परेशान है जो अखबार ज्यादा पढ़ता है या टीवी ज्यादा देखता है। गाँव के लोग थोड़ा कम देखते हैं, कम पढ़ते हैं, तो गाँव में शांति है। शहरों में अभी ये हालत है कि बगैर मास्क के लोग जाएंगे तो पड़ोसी लोग देगा, अरे इतना मास्क नहीं रहा है। गाँव में कम से कम 3 जाने तो हो चुकी है। अच्छा एक बात बताओ, किसी बीमारी का 100% इलाज हो, दवाई हो, तो क्या उसकी वैक्सीन लेनी जरूरी है? ये बताओ, आप बताओ ये किसी बीमारी का 100% इलाज हो तो क्या उसका वैक्सीन लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप ऑल इंडिया मेडिकल साइंस को जानते हैं। एम्स का नाम आप लोगों ने सुन रखा है। एम्स में एक आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट भी है। एम्स के आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट में स्टडी हुई, जो ये कहते हैं कि महामारी है, उन कोरोना पेशेंट का इलाज हुआ, और इलाज होने के बाद 100% लोग ठीक हो गए, किसी की मृत्यु नहीं हुई, सबके सब ठीक हो गए। मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत सरकार के आंकड़े हैं, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली के आंकड़े हैं। जब 100% लोग ठीक हो रहे हैं आपके आयुर्वेदिक इलाज से, तो आपके बीमार में हो भी जाता है तो आप उसको बुला दे दीजिए और वो आगे ठीक हो जाएगा। ऐसी स्थिति में लोगों को वैक्सीन के लिए फोर्स करना, इसका मतलब ये एक षड्यंत्र है, इसको समझने की और अधिक आवश्यकता है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति को 75 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई। नाइजीरिया के राष्ट्रपति ने कहा कि जो कोरोना है हमारे देश में एक लोकल मेडिसिन है, उस लोकल मेडिसिन से कोरोना के 70% ठीक हो गए, तो हमें वैक्सीन की जरूरत नहीं है। तो बिल गेट्स ने 75 करोड़ की रिश्वत की पेशकश की कि आप ऐसा कीजिए, जो दवाई कंपनी बेच रही है उसके अंदर एक जहर मिला दीजिए, ताकि दवाई कंपनी से जब दवाई बिके, कोरोना के नाम की जो ट्रीटमेंट की जो इलाज की दवाई है, उसके जहर से लोग मर जाए और लोगों को बताया जाए कि देखो ये दवाई जो आप कह रहे हैं ये दवाई कारगर नहीं है, लोग तो मर रहे हैं, वैक्सीन ही लगाना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि बात वहां की मीडिया में आ गई, वहां के लोगों को मालूम चल गया, तो वहां के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ी। मेडागास्कर के प्रधानमंत्री को 150 करोड़ की रिश्वत की पेशकश की गई। किसने दी गई थी? इसलिए दी गई थी कि वो अपने देश में लॉकडाउन लगाए। यानी कि एक व्यक्ति को, एक राष्ट्रपति को 150 करोड़ रुपए इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि अपने देश में लॉकडाउन लगाए। वहां की संसद को पता चल गया कि 150 करोड़ की रिश्वत आई है। संसद में सांसद का हंगामा बचाने के लिए तुम क्या कर लो, रिश्वत लेकर के देश में लॉकडाउन करोगे। तो जब बात फैल गई तो मेडागास्कर में लॉकडाउन नहीं लगा। बात करते हैं तंजानिया की। तंजानिया के राष्ट्रपति, उनको जब मालूम चला कि ये कोई महामारी की बात चल रही है, तो उन्होंने क्या किया कि जो टेस्ट WHO ने दिया था उनको, टेस्ट किट, आरटीपीसीआर टेस्ट किट, उस टेस्ट किट से उन्होंने पाइनएप्पल की जांच की, उन्होंने पपीते के संपर्क की जांच की, उन्होंने चिड़िया के संपर्क की जांच की। तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि चिड़िया का संपर्क पॉजिटिव आ गया, पपीते का संपर्क पॉजिटिव आ गया, बकरी का संपर्क पॉजिटिव आ गया,
हमारे देश की बात करें तो इंदौर में पानी के सैंपल पॉजिटिव आए हैं। पानी की जांच की गई, पानी पॉजिटिव आ गया है, पानी कोरोना पॉजिटिव। अभी एक वीडियो मैंने ट्विटर पर डाला है, नारंगी के 2 बूंद डाले तो कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। राजस्थान का चीफ जस्टिस मोहाली, उसका 2 दिन के 6 बार टेस्ट हुआ, 2 दिन के 6 बार टेस्ट हुआ, एक बार पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। अगर कोई एक आदमी बीमार है और टेस्ट पॉजिटिव है, फिर पॉजिटिव साथ में फिर पॉजिटिव आएगा। ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो इस टेस्ट की गड़बड़ को आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। अब ये टेस्ट, ये जो वैक्सीन जो बन रहा है, इसमें क्या क्या चीज मिला हुआ है? वैक्सीन में एक मर्क्यूरी नाम का कंपोनेंट होता है जो कि न्यूरोटॉक्सिक होता है, नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। वैक्सीन के अंदर मैंने बताया कि फाइजर की वैक्सीन लेने के बाद 100% महिलाओं में जो प्रेग्नेंट थी उनको एबॉर्शन हुआ है। वैक्सीन में गौ माता के रक्त का प्रयोग हुआ है। ये हमारे पास एक आर्टिकल है, इस आरटीआई में सरकार ने माना है, इस आरटीआई में सरकार ने माना है कि वैक्सीन कंपनी स्वीकार कर दी है कि गौ माता के रक्त का प्रयोग हुआ है। कैसे प्रयोग होता है? जो नया बच्चा जो पैदा होता है, जिसे कहते हैं न्यू बॉर्न कॉफ, नया बच्चा जो पैदा होता है, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का जो बच्चा नया माता का होता है, उस बच्चे के सारा खून निकाल देते हैं। जब सारा खून निकाल देते हैं तो बच्चा तो मर गया। उस खून को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, एक मशीन में डाला जाता है, उससे जो ठोस पार्ट नीचे बैठ जाता है और तरल पार्ट ऊपर आता है, उसको बोलते हैं सीरम। उस सीरम को वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में यूज किया जाता है। अब आपकी बात होता है कि जब किसी चीज का वैक्सीन बनता है, उसका टीका बनता है, टीका बनने में आमतौर पे 10 वर्ष का समय लगता है। 10-15 वर्ष से समय, कम समय में टीका नहीं बनता। और टीका बनने के लिए उस चीज को, उस बैक्टीरिया को, उस वायरस को आइसोलेट करना पड़ता है। अभी तक दुनिया की किसी लैब में कोरोना वायरस को आइसोलेट नहीं किया गया है। जब आइसोलेट किया ही नहीं गया तो वैक्सीन कैसे बन सकता है? तो इस चीज को आपको समझने का आता है। ये जो वैक्सीन का जो कोड वर्ड है वो है CHADOX। इसका जो कोड वर्ड है CHADOX। CH मतलब चिंपांजी, इसको चिंपांजी में तैयार किया गया है। AD मतलब एडिनो वायरस। ये कोरोना वायरस नहीं है, ये एडिनो वायरस से तैयार किया गया है। और ओक्स का मतलब ये गौवंश से तैयार किया गया है। अब आप देखिए, ये दुनिया की जो बड़ी बड़ी ताकतें होती है, जो पूरा वैश्विक स्तर से नियंत्रण में ले रही है, किस प्रकार से नियंत्रण करती है, काफी कुछ जानकारी आप लोगों को हो चुकी होगी पहले भी। हमारा देश कहने को आजाद है, लेकिन अभी भी नीतियां या तो अमेरिका बनाता है या ब्रिटेन बनाता है। ब्रिटेन और अमेरिका जो नीति बनाता है हमारे देश में, प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे भाजपा की पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, उन्हीं नीतियों को हमें फॉलो करना पड़ता है। आज भी हम गुलाम हैं, आज भी हम लोग उन्हीं नीतियों को फॉलो करते हैं जो वो करते हैं, चाहे वो JP मॉर्गन हो, चाहे रोथसाइड हो, चाहे रोकफेलर हो। आप लोगों ने नाम सुन रखे होंगे। ये पीछे से ये दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं, ये ताकतें इस षड्यंत्र के लिए जिम्मेदार है। ये आपको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक एजेंडा है जो आपके ऊपर थोपा जा रहा है। इस एजेंडे से आज हम सबको देशवासियों को बचाने की आवश्यकता है। और चाहे वो मास्क हो, नहीं लगाना है। मैं डॉक्टर तरुण कोठारी ये बात कह रहा हूं कि आपको कोई भी बोले, चाहे आपको प्रधानमंत्री जी बोले, चाहे राष्ट्रपति जी बोले, चाहे आपके मुख्यमंत्री जी बोले, चाहे पुलिस कमिश्नर बोले, चाहे पुलिस एसपी बोले, चाहे गांव का प्रधान बोले, कोई भी बोले कि आपको मास्क लगाना है तो आपको मास्क नहीं लगाना है। कोई भी बोले कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है तो सोशल डिस्टेंसिंग की आवश्यकता नहीं है। कोई भी बोले वैक्सीन लेना है तो मेरी राय है कि वैक्सीन नहीं लेना है आपको।
हिंदी किसी को लेने की इच्छा, उसकी इच्छा। ये चीजें इतनी खतरनाक है कि आप लोगों को धीरे धीरे जब इसके साइड इफेक्ट आएंगे तो बात समझ में आएगी। इसी का मैं आगे बात करूंगा। जीएमओ और आपकी जमीन का सर्वे, आप देख रहे हैं जीएमओ जो होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी कि हर बीज का एक नकली बीज तैयार हो रहा है। जो आपके खेतों में जो असली बीज है, असली बीज ले लिए जाएंगे और आप लोगों को नकली बीज दिए जाएंगे। जो तीन जो कृषि कानून जो आए थे ना, वो भी इसीलिए आए थे, इन्हीं लोगों के कहने से आए थे। लेकिन जब देखा कि बहुत बड़ा बवाल मच चुका है तो इसलिए उनके लोग उन्हीं के कहने से हटाए गए। यानी कि असली बीजों का भंडारण दुनिया में दूसरी जगह हो रहा है। आपको जो बीज दिए जा रहे हैं वो जेनेटिकली चेंज करके दिए जा रहे हैं। वो जेनेटिकली वो कई बीमारियां भी करेंगे, उससे बीजों का उत्पादन नहीं होगा। आपको बार बार बीज उनसे ही लेने पड़ेंगे। जब भी आपको फसल लगा दी तो बीज उनसे लेना पड़ेगा, जैसे कि आज खाद आपको उनसे लेना पड़ता है। हरियाणा के अंदर आप देख रहे हैं कि जमीन का सर्वे हो रहा है, ड्रोन से सर्वे हो रहा है। जमीन की एक जमीन की कंप्यूटर रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा है। हो सकता है कि धीरे धीरे सरकार का इसके अंदर प्लानिंग हो कि किस प्रकार से ये जमीन सारी लेकर के बड़े पूंजीपति को सौंप दी जाए। तो इस वैश्विक षड्यंत्र को आज समझाने के लिए हमने आप सब लोगों के सामने आए हैं। फिर भी आप लोगों से किसी को कोई बात पूछनी है, कोई सवाल पूछनी है तो उसका जवाब देंगे। अभी हमारे सामने वकील साहब हैं, एडवोकेट साहिब जी, वो थोड़ा सा इसके बारे में और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से कानून के अंतर्गत कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता कि आप मास्क पहने। अगर कोई पुलिस वाला कहता है कि आपका मास्क क्यों नहीं पहना, आपको रोकता है, तो वो आपके अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। किस किस धारा के अंदर कार्रवाई होगी वो भी बताएंगे वकील साहब आपको। कोई आपको मास्क का चालान काटता है तो वो गैर कानूनी काम कर रहा है, चाहे आपका पुलिस कांस्टेबल हो चाहे पुलिस कमिश्नर हो, दोनों को आज इस मंच के माध्यम से हरियाणा के सीएम साहब को, यहाँ के छोटे मोटे कांस्टेबल को, पुलिस कमिश्नर साहब को, पूरे देश के जितने भी सीएम है उन सब सीएम साहब को, सब पुलिस कमिश्नर को मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो मास्क का चालान काट रहे हैं ये असंवैधानिक है, ये गैर कानूनी है, ये अनैतिक है, ये अतार्किक है। इन सब के खिलाफ भविष्य में कार्रवाई होगी। जय हिंद, धन्यवाद। आपने कहा कि आप पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। पुराने मानों में सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूँ, आप हमारे गाँव में आए। आपने जो बात कही है, ना तो मैं आपका विरोधी हूँ ना मैं आपका समर्थक हूँ, ठीक है। आपने कई बात रखी, अब इसमें कौन करे? हमारे ऊपर सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है, तो या तो आप सरकार के साथ लड़ो, इंटरव्यू ले जाकर के मोदी से, या फिर जो नॉन बीजेपी सरकारें हैं या सीएम है, आपने कहा केजरीवाल है, उधर चन्नी है, उधर गहलोत है, उधर बंगाल में भी है दीदी, तो आप उसका इंटरव्यू क्यों नहीं लेते जाकर के? उनसे क्यों नहीं कहते वे विरोध करें? क्यों लगवाते हो टीका? यहाँ गाँव में 10 आदमी करते हैं बच्चे, किसका विरोध करेंगे? एक कांस्टेबल का विरोध आप करके दिखाओ मेरे साथ। तो अब कितनी ठीक है आपकी बात, हम किसकी बात माने? हमें सरकार से डर लगता है। यहाँ ऐसे ऐसे आदमी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिनको 2-2.5 हजार रुपए पेंशन मिलती है, वो भी नहीं मिलती, उसको भी कल को रोक देंगे। कौन रोटी देगा? आप देंगे या सरकार देगी? और बस में नहीं बैठने देते, बीच में वो सर्टिफिकेट मांगते हैं, फिर बस में नहीं चलने देते, रेलवे में जाने देते, हवाई जहाज में जाने वाला एक भी नहीं होगा, वो भी आप जैसे ही होंगे। तो आप एक तरफ से देश को आजाद कराने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज तैयार कर दी थी, तो आप अगर योगदान देना चाहते हैं, वैसे आप जागरूकता बना रहे हैं, हम मानते हैं। आपने जितनी बात रखी या साइंटिफिक बात रखी है, या कितने पढ़े लिखे हैं, कितने स्टूडेंट हैं मेडिकल साइंस के, कौन जानता है? आपका एक शब्द भी हमारे यहाँ नहीं है जो आपने रखा। हम किससे बहस करें? कैसे क्रिटिसाइज करें हम किसी का? या तो आप ऐसा, हमें आपके विरोधी नहीं है, मैं पहले भी कहा था मैं आपका विरोधी नहीं, आप या तो फिर अच्छे लेवल पे जाइए तो सीएम, या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाइए। अब वकील साहब बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाइए तो तब भी कुछ बात बढ़ेगी।
ऐसे फिर आप जागरूकता फैला रहे हैं। दूसरी बात सुनो, मैं अपने एक्सपेरिमेंट की बात बताता हूँ। 66 साल का हो चुका हूँ, 67 में लग गया हूँ। मैंने एक टीका लगवाया, दूसरा टीका लगवाने के लिए मैं गया था, आपके समर्थक वहां मिल गए, मैं वापिस चले आया। मेरे को कुछ नहीं हुआ, कुछ भी। मैं यहाँ कहना नहीं चाहता, मेरे बच्चे बैठे हैं, बुजुर्ग तो 1-2 ही है। मैं पुनसिकता की बात की अपने, मेरी 67 साल में हूँ मैं एक्सपेरिमेंट करके देख लिया खुद मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ा। और बच्चों को तो चलो मान लिया, बच्चों के लिए बोल रहे हो, बच्चे हमारे हैं, आपके भी हैं, ये भी आपके ही है, आप भी हमारे ही हैं, आप हमारे लिए बोल रहे होंगे, आप हमारे लिए बोल रहे हैं। फिर जब हमारे लिए बोल रहे हो, या तो सरकार का विरोध करो तगड़ा, हम भी आपका साथ देंगे। ऐसे प्रचार से क्या बनेगा? ऐसे कुछ नहीं हो, बुरा नहीं मानना मेरी बात। आपकी बात पर मैं आपको जवाब दूंगा, आप बिल्कुल निश्चित रहिए। आपके मन में कोई भी सवाल है, चाहे हमारे खिलाफ, कोई बात नहीं, हम आपके हर सवाल का उत्तर देंगे। हमें उसके ऊपर मैंने आपके खिलाफ तो नहीं करी है, मैंने आपके खिलाफ तो नहीं करी, आपने अपने विचार बताए। आपका सवाल क्या हो, आपका कोई भी सवाल है, उस सवाल का हम स्वागत करेंगे और आपके सवाल का जवाब देंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हमें आपसे कोई गिला नहीं, हमें आपसे कोई शिकवा नहीं है ना, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, मुझे नहीं पता आप किस पार्टी के, मैं किस पार्टी का है ना, हमें कोई मतलब नहीं चीज से। मैं आपको बताऊं, जब ये कोरोना महामारी का जो गेम चला, मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने में मैंने 450 ईमेल लिखे, क्योंकि उस समय किसी को जाने का लोग नहीं था, आप सरकारी ऑफिस में जा रहे, आपको जाने नहीं दिया जा रहा। मैंने 450 ईमेल लिखे, मैंने देश के हर मुख्यमंत्री को ईमेल लिखा, हर मुख्यमंत्री के सचिव को ईमेल लिखा, मैंने देश के हर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को लिखा। हमने बोला कि हमें मिलने का 10 मिनट का मौका दे दीजिए आप, हम अगर आपको बात समझ में नहीं आया तो हम समझाएंगे। मैंने ममता दीदी को लिखा, मैंने अशोक गहलोत को लिखा, मैंने केजरीवाल साहब को लिखा, मैंने वडाप्रधान को लिखा, सबको लिखा, मैंने बड़े बड़े मीडिया वालों को लिखा। मैंने कहा भाई साहब हमें 10 मिनट का मौका दे दीजिए, हम भी अपनी कुछ बात समझाना चाहते हैं आप लोगों से। क्या आप सोच सकते हैं, किसी ने भी ये नहीं बोला कि डॉक्टर साहब आप ये क्यों बोल रहे हो कि भैया महामारी नहीं है, हमारे मेल का जवाब तक नहीं दिया। नंबर 1, नंबर 2, हमारी टीम के एक साथी उस समय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे डॉक्टर हर्षवर्धन। हमारी टीम के एक साथी जैसे जैसे बैठे उनसे मिलने गए, उनसे मिल के आए, बोला कि सर आप ये क्या कर रहे हैं, क्यों देश बंद कर रहे हैं, जबकि आपका एम्स कह रहा है कि 100% इलाज हो रहा है, तो देश क्यों बंद किया जा रहा है। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, जो भी है आगे से आदेश है, आगे से निर्देश से मुझे करना पड़ेगा। हमारा एक साथी केजरीवाल साहब से मिलने गया, उनको बताया जाकर के, लेकिन केजरीवाल बोले हम कुछ नहीं कर सकते। मैं अपने 200 साथियों के साथ केजरीवाल का आगे से मिलने के लिए सचिवालय गए, 25 तारीख को अभी गए, हम पहले भी गए थे, वो नहीं मिला। 25 तारीख को हमने पहले मेल किया, उनको बताया, उनके लोगों को फोन किया तो 25 तारीख को हम आ रहे हैं। आप सोचिए कि एक सचिवालय होता है जहां पर मंत्री बैठते हैं ना, 10-15 मंत्री तो होते ही है, आपके कोई एक मंत्री तो मिलना चाहिए ना, मंत्री की बैठने की जगह है। मुख्यमंत्री साहब भाग के पिछले गए थे, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भाग लिया, हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने भाग लिया, सारे के सारे मिनिस्टर छोड़ के पिछले गेट से भाग खड़े हुए। हमने कहा भाई 10 मिनट बाद उसको हमारे हम ज्ञापन लेके जा रहे हैं, आपको ज्ञापन देंगे, इसमें अपने एविडेंस भी लेके आपके साथ 10 मिनट बाद सुनो। देश का कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी का हो, वो बात जब किसी को प्यार नहीं था हमारी बात सुनने को, तब हमने फैसला किया कि हम गांव जाएंगे, हम शहर जुड़ेंगे, हम जनता को। जब यह प्रशासन नहीं सुनने को तैयार है हमारी बात, तो इसलिए हम लोग गांव घूम करके, शहर घूम करके हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सर विरोधी जो सीएम है वो झूठे का खो फैला देते हैं, तो ये सच्चाई है, आपसे मिलते नहीं, ये जनता क्या कर देगी, ये तो बड़ी जनता क्या कर कुछ कहना सुनियो क्यों साहब से आज इसमें 2 बातें हैं। देखिए आप कह रहे हैं
आप कह रहे हैं कि भैया पेंशन बंद हो जाएगी, है ना, आप कह रहे हैं बस में नहीं जानेंगे। आप खुद सोचिए कि एक आदमी ये कह रहा है कि मैं आपको फ्री में टीका दे रहा हूं, ये टीका लगाओ तब वैक्सीन दूंगा मैं आपको। इसका मतलब क्या है? आपको कह रहा है आप बस में नहीं बैठ सकते, आप स्वस्थ हैं, आप बस में नहीं बैठ सकते। मैं डॉक्टर हूं, मैं रोज पेशेंट देखता हूं, बगैर मास्क के देखता हूं, मैंने वैक्सीन नहीं लिया, बगैर पीपीई के देखता हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ, 1.5 साल हो गए इस बीमारी को आते हुए। तो आप इस बात को समझिए, जिस प्रकार से आपको फोर्स किया जा रहा है, आपको जबरदस्ती की जा रही है, ये जबरदस्ती करने का तरीका है। तो हमारी एक टीम जो है, लीगल टीम है, वो सुप्रीम कोर्ट में केस कर चुकी है इसके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने 5 दिन पहले हलफनामा दिया है, हलफनामा 13 तारीख को दिया है। 13 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दिया है कि वैक्सीन कंपल्सरी नहीं है, किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता है, जिसकी इच्छा होगी वो लेगा, जिसकी नहीं इच्छा होगी वो नहीं लेगा। यह भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 13 जनवरी को एफिडेविट दिया है, साइन करके दिया है। तो खुद सरकार एक तरफ कह रही है कि ये जरूरी नहीं है लेना, जिसकी इच्छा हो लो, दूसरी तरफ आप नहीं ले रहे, उनको पता है कि आप लोग नहीं लेंगे, आप लोग जाने हुए हैं, तो आपको बाध्यता करने के लिए आपको बसों में रोका जा रहा है, आपको गांवों से निकलने से रोका जा रहा है, गांव से बाहर नहीं निकल सकते। एक कौन से गांव की बात पर एक कलेक्टर ने गांव के बाद पुलिस बिठा दी सारनपुर गांव के अंदर। तो ये चीजें इस बात का सबूत है कि क्या ये महामारी नहीं है, ये महामारी की नौटंकी चल रही है। इस नौटंकी को समझाने के लिए अब हम पूरे देश में घूम रहे हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने एक आर्मी खड़ी की थी, हम लोग भी बहुत जल्दी इसी प्रकार से कुछ आंदोलन करेंगे, एक आर्मी खड़ी। हमारे लिए बोल रहे हो, क्या दिया आपने? आप आए हो, मेरी बात क्या ये ऐसा है, पूरे गांव में राम राम और एक